सो हेलो एवरीवन, ये सिर्फ एक ऑडियो क्लास भी की तरह ले सकते हैं। आप हेडफोन लगा के सिर्फ इसको सुन भी सकते हैं। यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन ही काम करेगी। सो आज की क्लास में हम न्यूक्लियर फोर्स हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इमेजिन करना, ठीक है। ये स्क्रीन मैंने ऐसी खोली हुई है, इसका कोई मतलब इतना कुछ नहीं है जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे। सो न्यूक्लियर फोर्स का जन्म कैसे हुआ, ये अस्तित्व में कैसे आया, पहले आपको ये सुनना है। तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल अपना मन शांत करके 3 गहरी सांसें ले लो और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है हमारा, वो कैसे उसका जन्म हुआ। सो हम सबको पता है कि एटम जो है, एटम कैसा दिखता है, मतलब किसी ने देखा तो ऑब्वियसली नहीं है हम सब में से, बट एटम जो है हमें पता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड हमारे शेल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का तो समझ आता है, तो चलो दूर दूर रिवॉल्व कर रहे हैं जैसा हम डायग्राम बनाते हैं उसके हिसाब से, लेकिन प्रोटॉन्स तो हम बहुत क्लोज रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमारे जो होते हैं उनको, मतलब वो जब आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उसी को हम न्यूट्रॉन्स बोल देते हैं, ठीक है। अब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनके अंदर सारा हमारा मास लाई करता है, ये हम सबको पता है। अब किसी ने ये सोचा कि हमने तो हमारे बैक दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, कुछ पढ़ा था, किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि यार हम एटम का स्ट्रक्चर तो पढ़ते हैं जिसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बना देते हैं। अब जब हमारा प्रोटॉन इतना पास है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ रिपल्जन के हिसाब से उसको रिपेल करना चाहिए, क्योंकि हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो प्रोटॉन जब न्यूक्लियस के अंदर इतना पास है और एटम जो कि हमको दिखता भी नहीं है, उसका न्यूक्लियस जो कि उस एटम से भी छोटा है, उसमें हमने प्रोटॉन को भरा हुआ है और वो फिर भी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे। ये कैसा सीन है? रिपेल तो करना चाहिए। फिर उस हिसाब से अगर वो रिपेल करेंगे, इतने सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उस हिसाब से तो हमारा न्यूक्लियस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स है जो कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत बड़ा है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से वो फोर्स हमारा बहुत बड़ा है, जो प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो फिर भी हमारे न्यूक्लियस को बाइंड करके रख रहा है। मतलब हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो इतने सारे हैं उनको बाइंड करके रख रहा है। समझ आ गई बात? सो यहाँ से जन्म होता है हमारे न्यूक्लियर फोर्स के कॉन्सेप्ट का। समझ आई ये बात? अब ध्यान से सुनो। सो एक बार की बात है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ इसको। देखो, सपोज करो कि 3 फ्रेंड्स हैं, रिया, निया, पिया, ठीक है। रिया, निया, पिया। अब निया जो है वो 20 इयर्स की है, रिया जो है वो 29 की है, और पिया जो है वो भी 6 साल की बच्ची है, ठीक है। जो 6 साल की बच्ची हमारी पिया है, वो कहती है कि ना मैं ना अपने फ्रेंड्स में ना बहुत अच्छी हूँ, जब हम एक दूसरे को खींचते हैं, मतलब मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ एक तरह से। तो निया और रिया ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो एक कंपटीशन करते हैं। मैं बीच में खड़ी होती हूँ और एक तरफ से रिया मुझे खींचेगी, एक तरफ से पिया मुझे खींचेगी। अब पिया तो अपने हिसाब से सही है कि वो अपने एज ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग थी, तो उसने बोला हाँ करके देख लेते हैं। तो अब हमारी जो रिया है वो 60 किलो की है और पिया जो है हमारी वो 25 किलो की है, ठीक है। तो जब ये दोनों निया को खींचेंगे तो ऑब्वियसली रिया का पलड़ा भारी होगा, और रिया इतनी फोर्स से, मान लो रिया ने इतने फोर्स से खींचा कि निया और पिया दोनों ही उसके पास, उसकी साइड आ गए। पिया तो कह रही है भाई वो अच्छी है, वो कह रही है कि यार मैं तो अपने मतलब हमेशा जीतती हूँ, मैं हार कैसे गई आज। तो ये वही सिनेरियो है कि रिया जो थी वो सबसे स्ट्रॉन्ग थी, उसी को जीतना था,
क्योंकि वो 60 किलो की है, यानी रिया के पास ज़्यादा ताकत है, पिया के पास कम ताकत है क्योंकि वो बच्ची है। यही सीन हुआ है हमारे न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हमारा पिया है, ठीक है, जो कि कह रहा है मैं फोर्स तो हूँ, लेकिन रिया जो कि हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, वो पिया से इतना ज़्यादा है अमाउंट में, उसका फोर्स इतना ज़्यादा, उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि पिया की ताकत उसके सामने निगलेक्ट हो गई, ठीक है। और एन निया जो है वो हमारा प्रोटॉन्स ले लेता है, तो प्रोटॉन्स को कौन जीता, रिया जीत गई। तो यानी कि हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स मान लो अभी नामकरण नहीं किया हमने इस फोर्स का, हमारा जो अननोन फोर्स है वो उस फोर्स की ताकत इतनी ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कि फोर्स ऑफ रिपल्शन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन उसके सामने नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। इससे आपको समझ आता है कि इसकी ताकत कितनी ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में हमारे। इवन ये तो चलो फिर भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन चार्जेस पे है, जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं अपनी नेट आइज से, लेकिन हमारा न्यूक्लियर फोर्स भी हम देख नहीं पा रहे, लेकिन हम बता सकते हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो नेचर में है वो हमारा ये अननोन फोर्स, जो कि प्रोटॉन्स को बाइंड करके रख रहा है, जिसका नामकरण हमने न्यूक्लियर फोर्स किया है, वही है। सबको न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसको मैं आपको कैसे समझाती हूँ कि न्यूक्लियस की डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि प्रोटॉन्स, देखो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि डेंसिटी हाई होती है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे उसके अंदर। टाइटली पैक्ड है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन काम नहीं कर रहा, न्यूक्लियर फोर्स आ गया है ताकत में, ठीक है। और डेंसिटीज़ की हाई क्यों होती है न्यूक्लियस की, तो वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक चीज़ देखो, जब आप किसी भी नंबर को पॉइंट वाली वैल्यू से डिवाइड करते हो ना, जैसे 100 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो हमारा 100 है, 100 को मैंने 0.1 से डिवाइड किया तो मेरा 1000 हो गया, 0.01 से डिवाइड किया तो 10,000 हो गया, एंड सो ऑन। तो मतलब जितना मैं पॉइंट बढ़ाऊंगी उतनी मेरी ऊपर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। अब ये जो हमारा मास होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, अब वो एटम जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसकी वॉल्यूम क्या होगी, 0.000 ऐसी कुछ होगी, है ना, ऐसी होगी। उसका एरिया क्या होगा, 0.0000 ऐसे इनफिनिटी कुछ होगा, है ना। तो सोचो कि उसकी डेंसिटी कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि डेंसिटी इसकी ज़्यादा कैसे। डेंसिटी ज़्यादा इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टाइटली पैक्ड हैं उसके अंदर, ठीक है, इसलिए उसका मास भी ज़्यादा है, ठीक है, और वॉल्यूम कम है, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो डेंसिटी ज़्यादा है ये प्रूफ कर रहा था कि हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो टाइटली पैक्ड है। फिर हमने इसको बताया कि टाइटली पैक्ड है बावजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के, क्योंकि एक और फोर्स है जो ओवर पावर कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को, जो कि हमारा न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये फोर्स जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये क्या करता है, हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके इकट्ठे रखता है। ये अगेंस्ट काम करता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ध्यान से सुनो। ये अब आप पेन कॉपी ले सकते हो, स्क्रीन देखने की अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप लिख सकते हो उसको, ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 इज इट इज़ द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है तो अब मैं कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करा दूँ, अगर आपका इमेजिनेशन खत्म हो गया और समझना इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए हो आप मेरे हिसाब से। न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर
स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट्स 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अबाउट 10 to the power 38 times stronger than gravitational force, 10 to the power 13 times stronger than intermolecular force. Nuclear force exists within the nucleus only and outside the nucleus this force is negligible. ठीक है, ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, नहीं तो भाई इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता. ठीक है, डेली लाइफ में कभी देखा है इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स? नहीं, क्योंकि डेली लाइफ में अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स उसको ओवर पावर करने वाला डेली लाइफ में है ही नहीं. ठीक है, और ये प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके बीच में सेम स्ट्रेंथ से एक्ट करता है. ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल की स्पिन पे है. ठीक है, उसकी स्पिन क्या है. ये नॉन कंजर्वेटिव होता है नेचर में. कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पता है ना? नहीं पता तो सर्च कर लेना गूगल पे. नॉन सेंट्रल इन नेचर होता है ये. ठीक है, सेंटर पे नहीं लगता है. ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द फोर्स हमारे सेंटर की तरफ लगते हैं, बट दिस इज नॉट नॉन सेंट्रल. बेसिकली एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है इस नेग्लिजिबल अगर डिस्टेंस जो है वो 10 फेरोमीटर से ज़्यादा है. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है जब डिस्टेंस 0.8 फेरोमीटर तक है. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांगली रिपल्सिव है जब ये जो मैंने पॉइंट्स बताया ना आपको, इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली से. ठीक है, ये वाले पॉइंट्स ग्राफ में काम आते हैं. अगर आपको ग्राफ की वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिख देना, मैं आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन करके ये तीनों पॉइंट्स बता दूंगी. फिलहाल आप लिखने के लिए लिख सकते हैं. न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांगली रिपल्सिव होता है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस इज लेस देन 0.1 फेरोमीटर. ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है.